जय हिंद साथियों। 17 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 3 चरणों में इलेक्शंस हुआ था 90 सीटों के लिए और उसका रिजल्ट आ गया है। तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे उमार अब्दुल्ला साहब। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मिल रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, जो को इनको शपथ दिलाएंगे चीफ मिनिस्टरशिप की। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बातें, डेट ऑफ इलेक्शन देख लेते हैं। तो 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। 3 चरणों में इलेक्शन हुआ था। टोटल सीट्स, कितने सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था, तो 90 सीट्सों के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो जीता है वो इंडिया अलायंस ने जीता है। यहाँ पे विनिंग अलायंस जो है इंडिया अलायंस जीती है। अलायंस में कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी। इन्होंने कितनी सीट जीती है इंडिया अलायंस ने, तो इंडिया अलायंस ने 49 सीट्स जीती हैं। इंडिया अलायंस ने 49 सीट्स जीती हैं और हाईएस्ट सीट्स जीती है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो इन्हीं के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनेंगे। बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें तो लार्जेस्ट शेयर जो है पॉपुलर वोट का वो बीजेपी को गया है। तो यहाँ पे हम लोग जम्मू कश्मीर का कुछ बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं, फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, पॉलिटिकल लोकेशंस देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से। राइट हैंड साइड में आप जम्मू कश्मीर की फिजिकल लोकेशन देख रहे हैं। आपको पता होगा पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट माना जाता था। 2019 के बाद से दोनों को अलग करके अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गई है और जम्मू एंड कश्मीर अब एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गई है। ठीक है, तो ये 2019 में ये हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा इंटीरियर जाके देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या हैं, उनके इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखें तो ये देखिए, ये पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान से नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साइड में जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ईस्ट में आए तो ईस्ट में पूरी तरीके से लद्दाख है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में पूरा लद्दाख से ये शेयरिंग होती है बाउंड्री की। साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है और साउथ में पंजाब है। तो जो स्टेट बाउंड्रीज हैं ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश से शेयर की जाती हैं जम्मू कश्मीर की, और यूनियन टेरिटरी में लद्दाख से बाउंड्री शेयर की जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की आपको कैपिटल पता होगा, दो कैपिटल होती हैं, एक जम्मू जो कि समर कैपिटल है, सॉरी विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर समर कैपिटल है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। अगर और थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो आपको ये दिख रहा होगा पीर पंजल रेंज और ये धौलाधर रेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। पीर पंजल रेंज एंटायरली जम्मू कश्मीर में आती है और पीर पंजल रेंज पे ही श्रीनगर है। ठीक है, कई एग्जाम से पूछा गया है कि श्रीनगर कौन सी रेंज पे लाई करता है, तो श्रीनगर पीर पंजल रेंज पे लाई करता है। ये आपको एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, श्रीनगर पीर पंजल रेंज पे लाई करता है, आपको ये दिख रहा होगा। और ये थोड़ा सा पार्ट धौलाधर रेंज का शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई कुछ मोटी मोटी बातें। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लैंग्वेजेस क्या हैं और इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या पे है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू है। उर्दू के साथ साथ बोली जाती है कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, बाल्टी, लद्दाखी, पंजाबी, गुर्जी और दादरी। कैपिटल हमने देखी श्रीनगर और जम्मू। लोकसभा में 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर से और राज्यसभा में 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर से, ये बात याद रखिएगा। एयरपोर्ट्स 2 जगह हैं, जम्मू और श्रीनगर में। स्टेट बाउंड्रीज हमने देखा, साउथ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश और साउथ में पंजाब। ठीक है, साउथ में पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है जम्मू कश्मीर और साउथ ईस्ट दिशा में हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। रिवर्स देखें तो रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं, इसको अगर हम इरेज कर दें तो आपको आप देख सकते हैं आप लोग रिवर्स यहाँ पे देखिए। ये चिनाब रिवर ये आपको दिखेगी। ठीक है, ये चिनाब रिवर दिख रही है, ये झेलम नदी है, ये तवी है और ये रावी है। ठीक है, तो ये देखिए चिनाब, झेलम, किशनगंगा, रावी और तवी, ये यहाँ पे मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, अब इन रिवर्स पे स्टैब्लिश डैम देख लेते हैं। चिनाब रिवर पे है सलाल डैम, बगलिहार डैम, दुलहस्ती डैम, पकलडुल डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको एकदम बाय हार्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं कि हमको याद नहीं हो रहा है। 4 डैम है, आपको याद कर लेने हैं। इंडस रिवर पे नीमू बागजो डैम है, दुमखार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। फिर झेलम रिवर पे उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और सूरू रिवर पे चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको पूरे डैम्स की जो एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है वो आपको एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, इसमें आप प्लीज़ कोई भी कोताही ना बरतिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
फिर अब हम लोग बात करते हैं कुछ टूरिस्ट और हिस्टोरिकल प्लेसेस की, तो बस हल्का सा देख लीजिएगा। अपर्वत पीक, पीक कहाँ है? तो अपर्वत पीक गुलमर्ग में है। शंकराचार्य हिल पाई जाती है श्रीनगर में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शंकराचार्य हिल। डल लेक श्रीनगर में है, ये आप डल लेक देख रहे होंगे, एकदम श्रीनगर के नॉर्थ में है, ठीक है, डल लेक है, डल लेक के बगल में ही वुलर लेक है, तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। गुलमर्ग है, गोंडोला है, ये याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर में, ठीक है, इंदिरा गार्डन ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, तो ये श्रीनगर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नगीन लेक कहाँ है? नगीन लेक है श्रीनगर में, जैसे डल लेक है श्रीनगर में, वैसे ही नगीन लेक है श्रीनगर में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर मुगल गार्डन्स है श्रीनगर में। अमरनाथ की गुफा है, ये तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है, हर साल अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है बाबा अमरनाथ के लिए, ठीक है। जोजिला पास है, गुलमर्ग अल्पाइन गाइड्स है। ये कुछ हो गए हिस्टोरिकल प्लेसेस या टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं भी कुछ पूछा जाता है तो हम लोग कहीं पे चूके नहीं। ये अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ है, या डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेंगे। ये राइट हैंड साइड में आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सिटी फॉरेस्ट या सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। यहाँ पे मेजर फाउना जो है, मेजर एनिमल जो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है वो है कश्मीरी स्टैग या हंगुल। हंगुल यहाँ पे स्टेट एनिमल भी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगुल। डाचीगाम नेशनल पार्क है यहाँ पे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको याद कर लेने हैं, ये जम्मू कश्मीर में आते हैं। सालिम अली नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये रामसार साइट भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, रामसार साइट भी है। यहाँ पे हम ये येलो येलो कर देते हैं, येलो येलो हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, और ये रामसार साइट है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होकेरा के बाद क्या है। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बर्ड साइट भी है। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजपारियान या डाकसुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रामनगर राखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि रामसार साइट भी है। ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। त्रिकुट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बलताल थजावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आप पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन आपको रामसार साइट याद रखनी है। रामसार साइट देखिए, यहाँ पे दो हैं, ये दो जो रेड रेड से दिख रही हैं, गोला गोला जिनको हमने किया है, ये रामसार साइट है, ठीक है। ये होकेरा या होकरसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके साथ साथ रामसार साइट भी है, और सुरिनसर मानसार रामसार साइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी जो नेशनल पार्क है, सालिम अली नेशनल पार्क, ढाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये तो याद रखना ही है। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे म्यूजिक टाइप कौन कौन से हैं, तो म्यूजिक टाइप है चक्री, जो कि लव थीम म्यूजिक है, प्लेड एट वेडिंग्स एंड्स विद राउफ। राउफ क्या है? राउफ अभी हम लोग देखेंगे, डांस फॉर्म है, ठीक है, राउफ है डांस फॉर्म। फिर लाडी शाह है, जो कि सार्केस्टिक ह्यूमरस सॉन्ग है। सूफियाना कलाम है, जो कि हाफिज नगमा डांस के साथ बजाया जाता है, म्यूजिकल फॉर्म में दिया जाता है। फिर वानवून है, ये कई बार पूछा गया है, वानवून ये ट्रेडिशनल म्यूजिक है कश्मीरी पंडित्स का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप एकदम येलो से हाईलाइट कर लीजिए, कि कुछ रहे याद ना रहे, ये याद रहना है कि वानवून कहाँ की है, तो वानवून ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ कश्मीरी पंडित्स है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो संतूर है, यहाँ पे रबाब है, डुकरा है, सितार है, नागर है, साज, वसूल, तबला। लद्दाख में इंस्ट्रूमेंट्स हैं सूरना और दमन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संतूर, आप ये याद रखिएगा। क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे देखते हैं, तो कश्मीर राग है, जिसको मुकाम्स कहा जाता है, इंस्पायर्ड बाय पर्शियन म्यूजिक, मुकाम नवा, मुकाम सिंह और मुकाम दुगा, ठीक है। लद्दाख रीजन में टिबेटन चांट्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डांस फॉर्म्स क्या क्या है, कुड डांस है सबसे पहले, स्पिरिचुअल डांस फॉर लोक देवतास के लिए है, हेरन थिएट्रिकल डांस ड्यूरिंग लोहरी, कड़क डांस जो कि बैलेट डांस है बाय जोगी कम्युनिटी, भांड पत्थर जो कि सटाराइकल डांस है हाईलाइटिंग सोशल इशूज, राउफ डांस है जो अभी हमने देखा था चक्री के साथ, सैड सॉन्ग बेस्ड डांस है ड्यूरिंग रमजान एंड ईद,
हाफिज नगमा देखा था अभी, परफॉर्म बाय फीमेल डांसर्स विद लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर मास डांस है परफॉर्म्ड इन लद्दाख ड्यूरिंग हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गए, क्लासिकल म्यूजिक हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और म्यूजिक टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे हमने आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी अपना जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है वो मजबूत कर लिया। हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कारपेट वीविंग है, ये तो आपको पता होगा कारपेट वीविंग है। पश्मीना की शॉल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो कारपेट वीविंग इसी तरीके से होती है। नामदाज है जो कि वुलन और कॉटन फ्लोर रग्स बनते हैं, वही जो कालीन बनती हैं बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके की कालीन होती है नामदाज जिसको बोला जाता है। शॉल मेकिंग, पश्मीना और शहतूश शॉल्स यहाँ पे फेमस है। चेन स्टिच वर्क यहाँ पे बहुत फेमस है। बास्केटरी, कॉपरवेयर या सिल्वरवेयर और पेपर मैश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मैश, ऑब्जेक्ट्स पेंटेड विद बोल्ड रिच कलर्स यूजिंग वार्निश फॉर अ ग्लॉसी फिनिश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पेपर मैश कहाँ का है? पेपर मैश जम्मू कश्मीर का है। फेस्टिवल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सेलिब्रेट होते हैं। तो लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, हेरात या शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। याद रखिएगा हेरात नाम है शिवरात्रि का। ठीक है, सेलिब्रेटेड विद तांत्रिक रिचुअल्स। शेती मावास सेलिब्रेट किया जाता है, ऑफरिंग ऑफ खिचड़ी टू कुबेर इन दिसंबर जनवरी। कुबेर भगवान को ये लोग खिचड़ी ऑफर करते हैं शेती मावास में। ठीक है, फिर नवरात्र है जो कि वैष्णो देवी श्राइन में मनाया जाता है। पूर्वमंडल मेला है। पूर्वमंडल मेला कहाँ पे होता है? ये क्या होता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है शिव और पार्वती की, शिव जी और पार्वती जी की शादी के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं जहाँ पे शिव और पार्वती की शादी होती है, वैसे ही ये पूर्वमंडल मेला मनाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, मुस्लिम फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? ईद उल फित्र है, उर्स सेलिब्रेशन होता है सूफी साइंस में, और ये कुछ बुद्धिस्ट फेस्टिवल हैं लद्दाख के। ठीक है, हेमिस हो गया, लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, टैकटोक फेस्टिवल हो गया, टिकटॉक नहीं है टैकटोक है, माथो नागरंग फेस्टिवल हो गया, साग दवा फेस्टिवल हो गया। तो ये कुछ लद्दाख के फेस्टिवल हैं, ये इसको भी हल्का सा याद रखिएगा, स्पेशली साग दवा फेस्टिवल। ठीक है, ये बुद्ध के जन्मदिन पे, बुद्ध भगवान बुद्ध के जन्मदिन पे मनाया जाता है और निर्वाण डे पे भी सेलिब्रेट किया जाता है साग दवा फेस्टिवल। पासेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं यहाँ पे। सबसे पहले है बनिहाल पास, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच में बनिहाल पास है। ये बहुत पॉपुलर पास है जम्मू कश्मीर में और ये पीर पंजल रेंज पे स्थित है। ये बात याद रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है? ये पीर पंजल रेंज में स्थित है। किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर वैली को जम्मू से, बनिहाल को काजीगुंड से। ठीक है, काजीगुंड श्रीनगर कश्मीर वैली में है और बनिहाल जम्मू में है। तो ये एरिया है बनिहाल पास, ये कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से। नीचे वाला एरिया जम्मू है, ऊपर वाला एरिया श्रीनगर है, तो उससे कनेक्ट करता है बनिहाल पास। और ये कौन सी रेंज पे है? तो ये ऐसे यहाँ करके, ये जो रेंज है वो है पीर पंजल रेंज। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जोजिला टनल है। जोजिला पास आप जानते होंगे, ये श्रीनगर और कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। ये यहाँ पे जोजिला पास है, ये देखिए ये जोजिला पास है। रुकिए इसको पुराने वाले को हटा दे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जोजिला पास है। ठीक है, ये जोजिला पास है। ये देखिए यहाँ पे ये लद्दाख है और ये श्रीनगर है या जम्मू रीजन है। तो ये जम्मू रीजन को या श्रीनगर रीजन को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जम्मू या जम्मू कश्मीर को लद्दाख से ये कनेक्ट कर रहा है। इट कनेक्ट्स श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह। बॉर्डर जो बीकन फोर्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग द रोड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, उसके बाद बुरज़ैल पास देखते हैं। बुरज़ैल पास कहाँ है देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ इसको इरेज करके आप समझ जाएंगे बुरज़ैल पास कहाँ है। तो ये है हमारा बुरज़ैल पास। ठीक है, ये हो गया बुरज़ैल पास। ये क्या करता है? ये कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ठीक है, कश्मीर को देवसाई प्लेन जो होते हैं लद्दाख में, वहाँ से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये लद्दाख का रीजन है और एक कश्मीर है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है बुरज़िल पास। पेंसिला क्या है? पेंसिला कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद कारगिल। ठीक है, कश्मीर वैली विद कारगिल कौन कनेक्ट करता है? ये देखिए ये पेंसिला है, ये कश्मीर वैली है और ये कारगिल है। ठीक है, ये कारगिल है लद्दाख में, ये कनेक्ट करता है पेंसिला। फिर है पीर पंजल पास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेडिशनल पास रहा है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये पीर पंजल पास है। रुकिए इसको इरेज कर देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये पीर पंजल पास है, इसको तो आप आराम से देख रहे होंगे। ये श्रीनगर वाला रीजन है, ये जम्मू वाला रीजन है। तो जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है। ये शॉर्टेस्ट रोडवे एक्सेस है कश्मीर वैली को जम्मू से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पासेस जम्मू कश्मीर के देख लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर इंस्टीट्यूशंस की, तो जम्मू कश्मीर में जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो कि श्रीनगर में स्थित है। इसके बाद हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब है जो कि गुलमर्ग में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी चौथी अमृत फार्मेसी खोली है और देश में सबसे ज़्यादा फार्मेसी खोलने वाली ये पहली संस्था बन गई है। तो आपको याद रखना है, SESL मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिकम्स फर्स्ट कोल कंपनी, ये पहली ऐसी कोल कंपनी है जिन्होंने 4 अमृत फार्मेसीज खोली है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है पहले तो कि कौन सी ऐसी कोल कंपनी है, कोयले की कंपनी है जिन्होंने 4 अमृत फार्मेसीज खोली हैं। तो इनका नाम है, इस कंपनी का नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। पेरेंट कंपनी इनकी कोल इंडिया लिमिटेड है। लोकेशन है इनकी छत्तीसगढ़। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में जो है स्थित है। टोटल फार्मेसी इन्होंने 4 खोली है, टोटल अमृत फार्मेसी इन्होंने 4 खोली है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। टोटल अमृत फार्मेसी इंडिया में 216 है। ठीक है, अब हम लोग अमृत फार्मेसी की कुछ बात कर लेते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें आई थी, कब शुरू हुआ था, इसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अमृत का पूरा नाम है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अफोर्डेबल मेडिसिन मतलब जो मेडिसिन, सस्ती मेडिसिन, और जो इम्प्लांट्स लगते हैं, जब जैसे नी इम्प्लांट हुआ, हिप इम्प्लांट्स हो गए, ऐसे रिलायबल इम्प्लांट्स होंगे ट्रीटमेंट में, तो उस चीज़ को कहा जाएगा अमृत। ठीक है, पहला सेंटर कहाँ पे आया था? पहला सेंटर आया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। लॉन्च किया गया था ये 2015 को भारतीय सरकार द्वारा। ठीक है, भारतीय सरकार ने 2015 में अमृत नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत ऐसे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, ऐसे मेडिकल शॉप्स इस्टेब्लिश किए गए थे जहाँ पे मेडिसिन जो होंगी बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिलेंगी, और जो रिलायबल इम्प्लांट्स भी होंगे वो भी काफ़ी सस्ते रेट में मिलेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव यही था, टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर द नीडी। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी महंगी हो जाती है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो काफ़ी ज़्यादा उससे ग्रस्त हो जाती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए अफोर्डेबल या सस्ती दवाइयों के प्रावधान के लिए अमृत स्कीम लाई गई है। इसका नेटवर्क है, लगभग 5200 ड्रग्स मिलते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, वो ड्रग्स नहीं, हीरोइन, कोकेन। ठीक है, इम्प्लांट्स मिलते हैं, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स मिलते हैं और कंज्यूमेबल्स मिलते हैं। तो लगभग 60% की छूट मिलती है दवाई पे। ठीक है, 60% की दवाई पे छूट मिलती है। मिनिस्ट्री कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत अमृत स्कीम चलाई गई है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंटर ओन्ड HLL लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो HLL लाइफ केयर लिमिटेड इसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन कौन से ड्रग्स हैं? तो लगभग 202 कैंसर ड्रग्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर 186 कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हो जाते हैं, जो कि 60 से 90% तक रिड्यूस दाम पे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सस्ते दामों पे बहुत ही अच्छी मेडिसिन अमृत स्कीम के अंतर्गत मिल जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने $1 बिलियन की फंडिंग ऑब्टेन की है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 बिलियन फंडिंग अभी ऑब्टेन की है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। या आपसे ये पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने रुपए की फंडिंग ऑब्टेन की है, तो $1 बिलियन की ये फंडिंग हुई है। ठीक है, $1 बिलियन का फंड मिल गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पे। अब हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका टाइप क्या है? ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत WHO आता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स मिल जाएगा आपको। रीजनल ऑफिसेस इसके 6 हैं। इस्टेब्लिश किया गया था ये 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे से भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये 1948 में आया था। इसके पूर्वज कौन है, प्रेडेसेसर्स कौन है? तो लीग ऑफ नेशंस में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑफिस इंटरनेशनल डे हाइजीन पब्लिक, ये इनके पूर्वज हैं। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था। इनका नोटेबल अचीवमेंट ये है कि इन्होंने क्लासीफाई किया है डिजीजेस को, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। मैंडेट क्या है भाई इनका? ये हेल्थ और सेफ्टी पे प्रमोशन करेंगे, वल्नरेबल्स को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ग्लोबल हेल्थ डेटा को कलेक्ट करेंगे, साइंटिफिक डिस्कशंस करेंगे, यही सब काम है इनका। ऑफिशियल पब्लिकेशन इनकी होती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। अचीवमेंट्स क्या क्या है इनकी? इन्होंने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, डेवलपमेंट ऑफ एन इबोला वैक्सीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस अधनम घब्रिसियोस। ठीक है, ये इथोपिया से आते हैं। ठीक है, घबरा जाते हैं। ठीक है, घबरा जाते हैं, ऐसे याद रखिए। घबरा जाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ से क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। घबरा से मतलब घबरासियस, इनका नाम में ही घबरासियस है। ठीक है, तो ये इथोपिया से आते हैं।
आसाम राज्य जो कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है, उन्होंने फैसला किया है कि 129 वेटलैंड्स को वो क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे, ताकि जो बाढ़ का रिस्क है, फ्लड रिस्क है, वो कम हो सके। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन सा राज्य है जो कि 129 वेटलैंड्स को रिवाइव किया जाएगा जहाँ पे, तो ये राज्य होगा असम। ये आपसे पूछा जाएगा असम राज्य ने कितने वेटलैंड्स को रिवाइव करने का प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपको याद रखना है 129 वेटलैंड्स को रिवाइव करने का प्लान बनाया गया है, प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है रिवाइटलाइजेशन ऑफ 129 बील्स। यहाँ पे बील्स का मतलब है, बील्स यहाँ पे क्या मतलब होता है, बील्स मतलब लेक्स या वेटलैंड्स। ठीक है, स्टेट है असम, एरिया कवर लगभग 3800 हेक्टेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लडिंग को मिटिगेट करना और साथ ही साथ फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये क्रूशियल है फ्लड कंट्रोल के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और फिश हैबिटेट्स के लिए। असम ऐसा पहला राज्य बना है भारत का जिन्होंने अपने जिले में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, अपनी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके को डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया है, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बरकरार रहे। तो ये बात आपको याद रखनी है, असम बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च को डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये को डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे लॉन्च किया गया है, असम में लॉन्च किया गया है। इससे क्या है, इससे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है और जो गवर्नेंस है उसको एफिशिएंट बनाया जा रहा है। तो कितनी को डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, को डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं 21 को डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो असम जो है पहला राज्य बना है भारत का जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो सके और गवर्नेंस बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच सके, जो सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी हो सके। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है असम के, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, आप ये जानते होंगे। यहाँ हम मैप देख लेते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख लेते हैं, उसके बाद हम और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे असम के। तो यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे असम का। असम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। देखते हैं असम अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है। तो ये शुरुआत करते हैं, अगर हम नॉर्थ से शुरुआत करते हैं तो नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, असम के नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है। क्लॉकवाइज चले तो नागालैंड आ जाता है, फिर फर्दर क्लॉकवाइज चले तो ईस्ट में मणिपुर आ जाता है, साउथ ईस्ट में मिजोरम है, साउथ वेस्ट में त्रिपुरा है, और वेस्ट में या साउथ में शिलोंग है, वेस्ट में तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये पूरा जो इलाका है ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और ऊपर ये भूटान है। ठीक है, ये ऊपर भूटान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है असम किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो असम ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट की सारे स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, लिविंग सिक्किम। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिक्किम से बाउंड्री शेयर नहीं करता है असम। और किससे करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है, नागालैंड से करता है, मणिपुर से करता है, मिजोरम से करता है, त्रिपुरा से करता है, मेघालय से करता है, और वेस्ट बंगाल से ये बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है, गुवाहाटी कैपिटल है। असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स हैं वो 126 सीट्स हैं। लोअर हाउस मतलब लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं असम से, और राज्यसभा में 7 सीट्स आती हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेम्पल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में है। लेक कौन कौन से हैं आसाम में, तो चंदुबी लेक है, चपनाला लेक है, हैफलॉन्ग लेक है, सोनबील लेक है। लेक तो आप एकदम रट्टा मान लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ही एग्जाम में, स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि चांडुबी लेक कहाँ है या हैफलॉन्ग लेक कहाँ है, तो आपको याद रखना है। रिवर कौन कौन सी बहती हैं आसाम में, तो सुबनसिरी रिवर है, लोहित रिवर है, दिहांग या सियांग रिवर है, कोपिली रिवर है, धलेश्वरी रिवर है, बराक रिवर है, कामेंग रिवर है, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्रा रिवर है। पूरा का पूरा डिवाइड करते हुए जाती है असम को ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, ओरैंग नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एक दिन में तो नहीं होंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, देख लेते हैं। आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरैल में है, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भेरजान बोराजन पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बुरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमने सोनबिल लेक देखा था, और दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गर्म पानी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, होलोंग पार
गिबन सेंचुरी है, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे नामबोर दायरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि वेस्ट बंगाल से शेयर होती है, सोनाई रुबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल पार्क से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ही ये पूछे जाने लगे हैं। कल्चरल की दृष्टि से देखें तो फोक डांस यहाँ पे कौन कौन से हैं, बिहू, बागुरुम्बा डांस है, भोरताल डांस है और झूमर डांस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कुछ फोक डांसेस के बारे में, ताकि जो भी कल्चरल रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएं। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो दिब्रू साइखोवा और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आप हमको बताइए ये दोनों कब बायोस्फीयर रिजर्व कौन से साल में, कौन से ईयर में डेजिग्नेट किए गए थे एज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कौन से ईयर में बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किए गए थे। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम इज नोन फॉर गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि असम सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य से बाउंड्री शेयर करता है लिविंग सिक्किम, जिसकी वजह से इसको गेटवे बोला जाता है। असम में एक जगह है डिगबोई, जहाँ पे पहला ऑयल रिजर्व डिस्कवर किया गया था इंडिया का, और साथ ही साथ पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था असम में। ठीक है, एशिया का पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था असम में। सबसे ज़्यादा बैम्बू यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंड दिस इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन है इंडिया का, असम है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू कौन है, ये भी असम है। कुछ रीजनल फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तो बिहू जो है यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, अंबुबाची मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल, ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल, मजुली, भाई शागू, भाईखो, मी दम मीफी, ये कुछ यहाँ पे रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो पक्के टाइगर रिजर्व है, ओरैंग टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है और नमेरी टाइगर रिजर्व है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से, पक्के टाइगर रिजर्व, ओरैंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व और नमेरी टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, पोकीमॉन। ठीक है, पोकीमॉन, पोकीमॉन ये याद रखिएगा। ठीक है, एन, ये एन है। ठीक है, पोकीमॉन। पी से क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व, ओ से है ओरैंग टाइगर रिजर्व, के से है काजीरंगा, एम से है मानस और एन से है नमेरी। तो ये टाइगर रिजर्व हो गया पोकीमॉन। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व देख लेते हैं। सोनितपुर में है एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकाई में है, साउथ अरुणाचल में है, काजीरंगा कार्बी में है, आंगलोंग में है, इटंकी में है और चिरांग रिपू में है। ये एलिफेंट रिजर्व है असम में। 16 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। ये बात याद रखनी है आपको, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की थीम रही है वर्क फोर्स वेल बीइंग। वर्क फोर्स वेल बीइंग आपको ये याद रखना है। ठीक है, एनेस्थीसिया डे की क्या थीम है, वर्क फोर्स वेल बीइंग। इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 2024 को। ये क्या करता है, आप जानते होंगे अभिधम्म क्या है, ये फिलोसफिकल ट्रेडिशन है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का फिलोसफिकल ट्रेडिशन जो है वो अभिधम्म है, जहाँ पे फिलोसफी डिस्कस की गई है, बुद्धिस्ट फिलोसफी को डिस्कस किया गया है। ये एम्फसाइज करता है इंडियाज रोल इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग बुद्धिस्ट लेगेसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया है। ये आज की न्यूज सीधा हिंदू में देखिए, सेंटर हाइक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स फॉर 25-26। तो 2025-26 के लिए एमएसपी की जो रबी क्रॉप्स की जो एमएसपी है उनको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी रबी क्रॉप्स के लिए बढ़ाया गया है। वीट के लिए बढ़ा दिया गया है, 150 रुपये ज़्यादा कर दिया गया है। बार्ले के लिए 130 रुपये बढ़ा दिया गया है। ग्राम के लिए 210 रुपये। लेंटिल या मसूर के लिए 275 रुपये। रेप सीड और मस्टर्ड के लिए 300 रुपये बढ़ाया गया है, और सैफ्लावर के लिए 140 रुपये की बढ़ोतरी एमएसपी में हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 300 वाला फिगर। रेप सीड एंड मस्टर्ड में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज देखने को मिला है। और हल्का सा आप एमएसपी पे भी ध्यान दीजिएगा, 24-25 वीट की एमएसपी है, बार्ले की 1980 है, ग्राम की 5650 है, लेंटिल की 6700 है, रेप सीड एंड मस्टर्ड की लगभग 6000 आ गई है 5600 से, और सेफ्लावर की लगभग 6000 इसकी भी है। ठीक है, 5940।
ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखना है। परसेंटेज इंक्रीज में सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा है, तो ग्राम सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज में देखा गया है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंक्रीज रेप सीड और मस्टर्ड में है, परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा 130 का बार्ले में है, 7.03% का सॉरी बार्ले में है। ठीक है, अब हम लोग एमएसपी के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। यहाँ हम लोग एमएसपी के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। तो एमएसपी की आप ये डेफिनेशन रट्टा मार लीजिए, कभी भी डिस्क्रिप्टिव या मेंस आंसर में आपसे पूछा जाए तो आप ये वाली पूरी डेफिनेशन छाप सकते हैं। ठीक है, एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज गारंटीड अमाउंट पेड टू फार्मर्स व्हेन गवर्नमेंट बाइज देयर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट फार्मरों से, किसानों से खरीदती है कोई भी प्रोड्यूस, उनका कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप खरीदती है, तब जो पैसा दिया जाता है, एक निर्धारित पैसा दिया जाता है, उसको एमएसपी कहा जाता है। ठीक है, अब एमएसपी कहाँ से डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, ये सारी बातें करेंगे। एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन आती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस से। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन होता है, ये क्या करता है, ये फैक्टर्स को देखता है, जो भी खेती करने के फैक्टर्स हैं, जैसे उगाने में कितने पैसे लगे, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है, मतलब इंटर क्रॉप मतलब मान लीजिए गेहूं की कितनी प्राइस है और उससे ही पैरेलल में या उसके ही पैरिटी में ग्राउंडनट या मूंगफली की कितनी प्राइस है। तो ये सारी चीज़ों के डिटरमिन करने के बाद एमएसपी डिसाइड किया, एमएसपी रिकमेंड करता है कौन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सिर्फ रिकमेंडिंग पावर है इसके पास। ठीक है, ये सिर्फ रिकमेंड करता है सरकार को कि भैया आप सरकार आप इतना इतना बढ़ा सकते हैं या इतना इतना घटा सकते हैं। ठीक है, इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा, ये अप्रूव करता है लेवल ऑफ एमएसपी। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से ये रिकमेंडेशंस लेती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस से, और फिर उनको अप्रूव करती है या डिसअप्रूव कर देती है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, और इस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 1965 में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड सीएसीपी का भी याद रखना है। एमएसपी का पर्पस क्या होता है, ताकि किसानों को राहत मिले, उनके ऐसा ना हो कि जैसे आप देखते होंगे कई बार सड़कों पे किसान जो है 2-2 रुपए किलो टमाटर बिकने लगता है तो टमाटर सड़कों पे ही फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, ताकि जो है सरकारों को किसानों को एक उचित मूल्य दिया जाए, ताकि उनको एनकरेज किया जाए कि वो अनाज में अपना मतलब फार्मिंग करते रहें, खेती करते रहें, और साथ ही साथ अपनी जो खेती है वो डाइवर्सिफाई करते रहें, सिर्फ 2-3 ही क्रॉप्स पे डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि और ढेरों क्रॉप्स उगाएं। ठीक है, तो यही इसका पर्पस है, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलती रहें जो भी फार्मर्स हैं उनको, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता रहे। क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, अब सारी क्रॉप्स तो नहीं आ सकती हैं अभी। ठीक है, अभी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं देखते हैं। तो सीएसीपी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड एमएसपीज फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स। ठीक है, 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है और 2 कमर्शियल क्रॉप है, और साथ ही साथ गन्ना के लिए, शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस भी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये 22 क्रॉप्स हैं टोटल, 14, 6 20, 2 22 और एक ये रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। ठीक, तो ये हो गया है टोटल क्रॉप्स इसके अंदर। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है तो हमने देखा ही, तो 3 तरीके की यहाँ पे कॉस्ट डिसाइड होती है। ठीक है, कॉस्ट कितनी तरीके की है यहाँ पे, तो A2 कॉस्ट है, A2 प्लस FL कॉस्ट है, और C2 कॉस्ट है। ठीक है, अब ये किस किस तरीके की कॉस्ट होती है, इनमें क्या क्या आता है ये हम लोग देखते हैं। तो जो कॉस्ट होती है, 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एवरी क्रॉप एट स्टेट एंड ऑल इंडिया एवरेज लेवल। तो सीएसीपी क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है कि कितनी लागत आ रही है एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने में, एक पर्टिकुलर राज्य में और ऑल इंडिया लेवल पे भी। ठीक है, तो उसका औसतन प्राइस निकाला जाता है, औसतन लागत निकाली जाती है। तो सबसे पहले जो लागत निकाली जाती है, A2 अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो A2 का क्या होता है, कवर्स ऑल पेड आउट कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर इन कैश एंड काइंड सच एज, जैसे लागत में क्या क्या लगेगा, पहले बीज की लागत लगेगी, बीज खरीदने की लागत, फर्टिलाइजर खाद खरीदने की लागत, पेस्टिसाइड खरीदने की लागत, जो लेबर हायर किया है उसकी लागत, जो लैंड लिया है लीज पे उसकी लागत, जो फ्यूल है इरिगेशन के लिए लागत लगी है वो लागत। तो ये सारी लागत अगर हम जोड़ देते हैं तो जो एमएसपी होता है वो A2 लेवल पे
कॉस्ट डिसाइड हो जाती है। एमएसपी अगर A2 लेवल पे है तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, सीड की लागत, फर्टिलाइज़र की लागत, पेस्टिसाइड की लागत, लेबर हायर्ड लेबर की लागत, लीज्ड इन लैंड की लागत, फ्यूल की लागत और इरिगेशन की लागत। A2 के बाद बात करते हैं A2 प्लस FL कॉस्ट की। A2 FL कॉस्ट क्या है? इसमें A2 तो सारा जो A2 में कॉस्ट लगा था, जैसे कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, लीज्ड इन लैंड, फ्यूल, इरिगेशन एक्सेट्रा, ये सारी कॉस्ट तो होती ही हैं। प्लस जो फैमिली लगी है, जैसे छोटे भाई बहन लगे हुए हैं, लेबर कर रहे हैं खेत में, तो उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है A2 प्लस FL में। तो FL क्या है? फैमिली लेबर है। FL क्या है? फैमिली लेबर है। तो A2 FL A2 से ज़्यादा प्राइस डिटरमिन करता है, ठीक है। A2 से ज़्यादा प्राइस A2 FL में डिसाइड किया जाता है, क्योंकि A2 के साथ साथ इसमें जो फैमिली लेबर है उसको भी पे किया जाता है। वैसे तो अनपेड हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा भाई बहन काम कर रहा है तो उसका जो पेमेंट होता है वो तो दिया नहीं जाता है, पर CACP इसको भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो ये फैमिली लेबर को भी पेमेंट करने की बात करता है A2 FL में। इसके बाद सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है C2 सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें A2 प्लस FL तो है ही है, साथ ही साथ जो रेंटल्स दिए गए हैं, मान लीजिए कोई ट्रैक्टर आया है उसका रेंट दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट, कोई लैंड लिया गया था उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है, ये भी इंक्लूड करता है। कोई फिक्स कैपिटल हुई, कोई नया ट्यूबवेल लगाया, उन्होंने भी, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है, इन एडिशन टू A2 प्लस FL, ठीक है। तो A2 प्लस FL के साथ साथ रेंटल भी दिया जाता है, इंटरेस्ट भी दिया जाता है और फिक्स कैपिटल एसेट्स भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा RIF, या इसको याद रखिएगा A2 प्लस C2 का टोटल फॉर्मूला क्या होता है? A2 प्लस FL तो होगा ही, A2 प्लस FL प्लस FIR, ठीक है, प्लस FIR। F से क्या है? फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी जो एसेट्स, फिक्स कैपिटल एसेट्स जो लगे हैं उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा। I से मतलब इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है ये फार्मर्स के द्वारा, वो भी पे किया जाएगा। और R से जो रेंटल, जैसे ट्रैक्टर लिया गया है, कोई और मशीनरी ली गई है, उसके लिए भी जो रेंटल्स दिया जा रहा है उसका भी पैसा इसमें इंक्लूड होता है। तो C2 सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमने कई तरीके की कॉस्ट देखी थी। अब कॉस्ट कंसिडरेशन कैसे होती है? तो CP कंसिडर्स बोथ A2 प्लस FL कॉस्ट एंड C2 कॉस्ट while recommending MSP, using A2 FL for return calculations and C2 as benchmark reference for opportunity cost in major producing states, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो A2 प्लस FL कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम लोग क्रॉप्स देख लेते हैं कौन कौन सी कवर्ड है। तो सीरियल्स में कौन कौन सी कवर्ड है? पैडी, वीट, ज्वार, बार्ले, बाजरा, रागी और मेज, ये सीरियल्स की हैं, ठीक है, ये अनाज है। दाल में कौन कौन सी है? तो दाल में है अरहर या तुर, ग्राम, मूंग, लेंटिल और उड़द, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, गमला, JUMLA, ठीक है। ए से क्या है? अरहर या तूर, एल से क्या है? लेंटिल, एम से क्या है? मूंग, यू से क्या है? उड़द, और जी से है ग्राम। तो ये पल्सेस जो है ये ग्राम है, ठीक है। गमला के लिए MSP रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, गमला के लिए रिकमेंड किया जाता है। ये दाल जो है ये गमले से आप याद रखिएगा। ऑयल सीड्स कौन कौन सी हैं? तो ग्राउंडनट है, रेप सीड, मस्टर्ड सीड है, सोयाबीन है, तोरिया है, सीसमम है, सनफ्लावर सीड है, सैफ्लावर सीड है और नाइजर सीड है। साथ ही साथ रॉ कॉटन के लिए भी MSP दिया जाता है, रॉ जूट के लिए भी, कोपरा के लिए भी, डी हस्क्ड कोकोनट के लिए भी, शुगर केन के लिए भी और वर्जीनिया फ्लूक्योर्ड टोबैको के लिए भी, ठीक है, VFC टोबैको के लिए। तो ये कुछ क्रॉप्स कवर होती हैं। ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में UPSC के क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2020 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स भेजेगा थर्ड मिसाइल, किसको? इजराइल को, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा इजराइल में बहुत, वेस्टर्न एशिया में पूरा बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है। इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, ईरान इसराइल का टेंशन चल रहा है, इससे पहले हमास का टेंशन चल रहा था। तो इन्हीं टेंशन के बीच, इन्हीं सिक्योरिटी इश्यूज़ के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इसराइल को सप्लाई करेगा। थर्ड क्या है? थर्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, वहाँ की बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट आर्म्स कंपनी है, जो कि जिन्होंने बनाया है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या करेगा? ये इंटरसेप्ट करेगी और एनिमी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी इन देयर टर्मिनल फेज ओनली, मेकिंग इट क्रिटिकल फॉर मिसाइल डिफेंस, ठीक है। तो मिसाइल को ये उनके टर्मिनल फेज में ही क्या कर देंगी? इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देंगी। रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक।
ये है हिट टू किल टेक्नोलॉजी, ठीक है। हिट टू किल टेक्नोलॉजी क्या है? डिस्ट्रॉयज इनकमिंग मिसाइल्स बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट रादर देन यूजिंग एन एक्सप्लोसिव वॉरहेड, एनहांसिंग प्रेसिजन एंड मिनिमाइजिंग कोलैटरल डैमेज, ठीक है। तो ये इनकमिंग मिसाइल्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट के जरिए डिस्ट्रॉय कर देगी रादर देन यूजिंग एक्सप्लोसिव वॉरहेड, ताकि जो भी वहाँ पे डैमेज हो रहा है, कोलैटरल डैमेज हो रहा है, वो कम हो जाए। साथ ही साथ इसमें रेडार सिस्टम लगा होगा जो कि डिटेक्ट और ट्रैक करने में, एनिमी मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई थार्ड मिसाइल की। आपको याद रखना है थार्ड मिसाइल क्या है, किसको सप्लाई किया जा रहा है और कौन सप्लाई कर रहा है। तो ये तीनों डायमेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये न्यूज आज की द हिंदू में थी। इजराइल स्टेप्स अप अटैक्स अक्रॉस लिबनान, मेयर अमंग 25 पीपल किल्ड। तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इजराइल के बारे में पॉलिटिकल और फिजिकल सारी लोकेशंस के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे हम इजराइल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके सामने इजराइल की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो ये पूरा जो है, ये जो रेड रेड हम बना रहे हैं, रेड रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, ये पूरी क्या है, ये पूरी इजराइल की बाउंड्री है, ठीक है। ये पूरी इजराइल की बाउंड्री है। अगर हम बॉर्डर्स देखें कहाँ कहाँ किससे किससे शेयर किए जाते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट में आपको ये लिबनान दिख रहा होगा, नॉर्दर्न पार्ट में आपको पूरा लिबनान दिख रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है सीरिया, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है सीरिया। फर्दर क्लॉकवाइज मूव करें नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट पे आए तो जॉर्डन आ जाता है, ये जॉर्डन है पूरा, ठीक है, ये पूरा जॉर्डन है। फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से क्लॉकवाइज मूव करें साउथ पे आए तो साउथ पे ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ इलियट, ठीक है, गल्फ ऑफ इलियट, ये रेड सी का पार्ट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रेड सी से भी बाउंड्री टच करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वेस्ट में पूरा का पूरा इजिप्ट से ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, इजिप्ट से ये बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट में, कौन? इजराइल। और नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न एरिया में भी कौन है? ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, जिसको लेवेंटीन सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लेवेंटीन सी के नाम से भी मेडिटेरेनियन सी को जाना जाता है। तो ये पूरी तरीके से वेस्टर्न पार्ट में बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से इजराइल क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं बॉर्डर्स, हमने देखा किससे किससे है, तो इजिप्ट से है, जॉर्डन से है, लिबनान से है, सीरिया से है, वेस्ट बैंक से है और गाजा स्ट्रिप से है, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है माउंट मेरॉन, ठीक है, माउंट मेरन यहाँ का हाईएस्ट सी है। लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपके लिए क्लैरिटी ले आए तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हैं, ठीक है। डेड सी देखिए जॉर्डन के साथ शेयर किया जा रहा है, ये डेड सी है, ठीक है, ये डेड सी है जो कि लोवेस्ट पॉइंट है दुनिया का, ठीक है, डेड सी, ठीक है। ये सी ऑफ गैलीली है, ये बात याद रखिएगा, ये जॉर्डन वैली है, ठीक है। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो जाती है इजराइल की, वो है जॉर्डन रिवर, ये पूरी जॉर्डन रिवर है। नेगेव डेजर्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेव डेजर्ट इजराइल में है, ठीक है, नेगेव डेजर्ट इजराइल में है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर हमने देखी जॉर्डन रिवर। लार्जेस्ट लेक क्या है? सी ऑफ गैलीली, ये जो सी है ये लार्जेस्ट लेक है यहाँ का, सी ऑफ गैलीली। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिब्रू है। स्पेशल स्टेटस दिया है इन्होंने अरबिक को, ठीक है। प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। लेजिस्लेचर यहाँ के हैं नेसेट, ये बात याद रखिएगा, नेसेट यहाँ का लेजिस्लेचर है। नेसेट जैसे यहाँ की लोकसभा है, भारत में लोकसभा होती है, वैसे यहाँ पे नेसेट है, ठीक है। कोस्ट लाइन्स, स्मॉल कोस्ट लाइन ऑन रेड सी एट इट्स सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये हमने आपको बताया, कोस्ट लाइन हल्की सी रेड सी पे गल्फ ऑफ इलेट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे जेरूसलम है और तेल अवीव जो है ये लार्जेस्ट अर्बन एरिया एंड इकोनॉमिक सेंटर है इजराइल का, ठीक है। वैसे तो तेल अवीव ही मानी जाती है इजराइल की कैपिटल, पर जेरूसलम प्रोक्लेम कैपिटल मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल चीज़ें देखी इजराइल के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोलन हाइट्स, जिसको सीरिया से ऑक्यूपाई किया गया था, ये बात याद रखिएगा। गोलन हाइट्स नॉर्थ में है, जो पहले सीरिया का हुआ करता था, लेकिन फिर इजराइल ने इतना ज़्यादा आपस में इतनी टेंशन थी कि इन्होंने एक्वायर कर लिया या ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो गोलन हाइट्स सीरिया के पास पहले थी, अब इजराइल के पास हो गई है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। कुछ और इंटीरियर लोकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेगेव डेजर्ट है, हमने आपको बताया ये पूरा डेजर्ट इलाका है, यहाँ पे ये पूरा डेजर्ट इलाका है, लगभग 16,000 किलोमीटर स्क्वायर पे है। जूडियान डेजर्ट है बीच में ही, जूडियान डेजर्ट भी कहाँ है? ये यहाँ पे इजराइल में है, ये बात याद रखिएगा। डेड सी हमने देखा, ये जॉर्डन और इजराइल के बीच है, ये डेड सी जो कि लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। फिर जूडियान हिल्स है यहाँ पे, माउंट कैरमल है, माउंटेन रेंज नॉर्थ पार्ट, यहाँ पे माउंट कैरमल है, ठीक है।
इसके बाद है जेजरील वैली। आप याद रखिएगा जेजरील वैली कहाँ है, ये भी माउंट कैरमल के पास है। गैलीली रीजन हमने देखा, सी ऑफ गैलीली, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा लेक है इसराइल में, बॉर्डर टू ईस्ट बाय गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स क्या है, जहाँ पे माउंट हरमन मैसिव है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है अंडर इसराइल कंट्रोल। तो हम लोग ने जो माउंट मेरन देखा था वो हाईएस्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज टेरिटरी का इसराइल का। गोलन हाइट्स में सबसे ज़्यादा जो ऊपर चीज़ है, गोलन हाइट्स में सबसे ऊपर जो चीज़ है या जो पॉइंट है वो है माउंट हरमन मैसिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोलन हाइट्स है, ये आपको गोलन हाइट्स यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट हरमन मैसिव। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये हो गई जॉर्डन रिवर। ठीक है, ये हो गई लॉन्गेस्ट रिवर जॉर्डन रिवर। ये आज का 16 अक्टूबर का अखबार में बहुत अच्छी न्यूज़ मिली थी हमको, तो हमने सोचा इंक्लूड कर लेते हैं। इंडिया फेसेस टेरिफ एसिमेट्री इन आसियान एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग को इतना ज़रूरी नहीं है पूरी बात जानना कि टेरिफ एसिमेट्री क्या है, कैसे है। ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आसियान क्या है। ठीक है, तो हम लोग आसियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एक तरीके का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज आती हैं। हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो आते हैं आसियान में। हेडक्वार्टर्स इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। फाउंडिंग हिस्ट्री देख लेते हैं, तो प्रेडेसेसर इनके पूर्वज कौन रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो कि 1961 में फॉर्म हुआ था। इसके बाद 6 साल बाद आसियान बना था 1967 में, जिसमें पहले सिर्फ 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कैसे याद रखेंगे, आसियान के पहले 5 कंट्रीज कौन सी थी, तो पीएम सिट। ठीक है, PMSIT, पीएम सिट। पीएम से क्या है, पी से क्या है, पी से फिलीपींस है, एम से मलेशिया है, एस से है सिंगापुर, आई से है इंडोनेशिया और टी से है थाईलैंड। तो पहले पीएम सिट कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उसके बाद धीरे धीरे आगे और कंट्रीज आई। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सी कंट्रीज किन किन वर्षों में यहाँ पे आसियान का मेंबर हो जाती हैं। आसियान के डिक्लेरेशंस क्या गोल हैं, इनके गोल्स क्या क्या होंगे, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना, सोशल डेवलपमेंट करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना, रीजनल पीस एंड कोलैबोरेशन को स्थापित करना, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेट करना। सिग्निफिकेंट ट्रीटीज याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी इन्होंने साइन की थी 1995 में। मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जितने भी नेशन हैं आसियान के मेंबर हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ठीक है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ये बात उन्होंने 1995 में ही एक ट्रीटी के जरिए साइन कर ली थी। पहला समिट आसियान का कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था 1976 में। 1967 में फॉर्म हुई थी, लेकिन पहला जो समिट हुआ था वो 1976 में हुआ था। करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम होर्न। ठीक है, काओ किम होर्न अभी आसियान के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, और चेयरमैनशिप किसके पास है, लाओ की। ठीक है, लाओ जो कंट्री है उसके पास चेयरमैनशिप है आसियान की। इसमें लेजिस्लेचर होता है आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस डिक्लेरेशन से आसियान बना था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप येलो से हाईलाइट कर लीजिए। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आसियान का संबंध है, या आसियान जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को। चार्टर इनका आया था 2008 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चल के कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स देख लेते हैं आसियान के। ये देखिए, ये पूरे 10 के 10 कंट्रीज हैं जो कि आसियान की मेंबर हैं। ये पूरी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये म्यांमार है, लाओ है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनोई है, मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। तो हमने देखा था 1967 में पहले 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी, पीएम सिट, पीएम सिट। ठीक है, पीएम सेट कौन कौन, पी से क्या है, पी से फिलीपींस थी, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया और टी से थाईलैंड। तो बाकी बच्चे देख लेते हैं कब कब ज्वाइन किए। ब्रुनोई ने ज्वाइन किया 1984 में, कंबोडिया ने ज्वाइन किया 1999 में, इंडोनेशिया ने 1967 में ज्वाइन किया था, लाओ ने 1997 में ज्वाइन किया था, मलेशिया ने 1967 में, म्यांमार 97, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड ये तो पीएम सेट के ही हैं, वियतनाम ने 1995 में
ज्वाइन किया था। ठीक है, तो हल्का सा कुछ याद रखिएगा कि कब कब किसने किसने ज्वाइन किया था। और ये हो गया पूरा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप आपके सामने। ठीक है, आसियान के 2 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, आप बताइए वो कौन कौन है। ठीक है, आसियान के 2 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, ये आप बताइए कौन कौन है। ये न्यूज़ आज की हिंदू में थी इंटरनेशनल अफेयर्स में। 5 आइज सपोर्ट्स कनाडा इन स्पैट विद इंडिया ऑन निंजर। स्पैट मतलब झगड़े में। ठीक है, तो 5 आइज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अभी इंडिया और कनाडा में काफ़ी डिप्लोमेटिक टाइज काफ़ी स्ट्रेंड हो चुके हैं, काफ़ी फ्रोजन टाइप के हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कल के करंट अफेयर्स में हमने आपको कनाडा के बारे में पूरी चीज़ें बताई थी, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है करंट अफेयर्स वाला, तो उसमें आप जाके देखिएगा। इसमें कनाडा की पूरी पॉलिटिकल और फिजिकल लोकेशंस के बारे में, फीचर्स के बारे में अच्छे से चर्चा हुई है। यहाँ अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कनाडा के बारे में चीज़ें जाननी है, फैक्ट्स जानना है, तो आप कल वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 आइज के बारे में चर्चा करेंगे। ये 5 आइज हैं। 5 आइज मतलब 5 देश। 5 देश कौन कौन से हैं? तो यूएस है, यूएस के ऊपर कनाडा है, ये देश हो गया, ये 2 देश हो गए यूएस और कनाडा मिलके। फिर यहाँ यूनाइटेड किंगडम, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश हो गए हैं 5 आइज के मेंबर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है और शेयरिंग होती है, वो 5 आइज ट्रीटी के अंदर होती है। ये कब आई थी ट्रीटी? तो 1943 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएसए और यूके आपस में काफ़ी इंटेलिजेंस को शेयर किया करते थे, और वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद यही चीज़ फॉर्मलाइज हो गई थी 5 आइज ट्रीटी में। ठीक है, तो 1943 ये इसका बैकग्राउंड है, और 1946 में ये फॉर्मलाइज हो गई थी, ट्रीटी बन गई थी 5 आइज ट्रीटी यूके यूएसए के बीच। इसके बाद कनाडा ने ज्वाइन किया 1949 में, फिर 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। एस्पियोनाज कैपेबिलिटीज, एस्पियोनाज मतलब स्पाइंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस है जहाँ जो कि इंटेलिजेंस को गैदर करता है, प्रोसेस करता है फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल फॉर्म हुई थी 2016 में, टू ओवरसी एंड रिव्यू इंटेलिजेंस एक्टिविटीज अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ये हल्की सी इंफॉर्मेशन है 5 आइज के बारे में। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में अगर पूछता है 5 आइज के बारे में, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 नए इंडक्शंस हुए हैं, जिसमें से एक इंडियन इंडक्शन है, तो देख लेते हैं। फॉर्मर इंडियन स्पिनर नीतू डेविड जो हैं, उनको इंक्लूड कर लिया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड को इंक्लूड कर लिया गया है। ये फॉर्मर इंडियन स्पिनर रही हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीकन लेजेंड है एबी डिविलियर्स, और फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन जो रहे हैं एलेस्टेयर कुक, उनको भी नीटू डेविड के साथ इंक्लूड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो 3 लोग को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन? नीतू डेविड जो कि इंडियन है, एबी डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और एलेस्टियर कुक जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। तो आपको हल्का सा याद रखना है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन कौन किन किन पर्सनालिटी को इंक्लूड किया गया है। तो नीतू डेविड जी को, एबी डिविलियर्स जी को, और एलेस्टियर कुक जी को। ठीक है, न्याय की मूर्ति का परिवर्तन हो चुका है। इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है हम लोग देखते हैं। तो ये पुरानी न्याय की मूर्ति है, न्याय की देवी है, और ये राइट हैंड साइड में नई है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या चेंज हुए हैं? ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया है, जो आंखों पे पट्टी बंधी रहती थी जब बोला जाता था कानून अंधा है, तो अब कानून अंधा नहीं रह गया है, अब कानून कॉन्शियस हो गया है और एम्पैथेटिक जस्टिस डिलीवर करेगा। इसका नया रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है। दूसरे जो चेंज हुआ है, वो तलवार को हटा के अब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को होल्ड करेंगी न्याय की देवी। ठीक है, स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्वॉर्ड बदले की भावना रिप्रेजेंट करता है, लेकिन संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, संवैधानिक मूल्य जो हैं उनको बढ़ाने की बात करता है। स्केल्स को रखा गया है, तराजू को रखा गया है, ताकि जो भी जजमेंट हो, जो भी जस्टिस हो, वो फेयर हो और बैलेंस्ड हो। ठीक है, किसी एक के फेवर में ना हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि देखने लायक है। फिर बात करते हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं, वो नए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनको नॉमिनेट किया है करंट सीजेआई जो हमारे साहब हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने नॉमिनेट किया है जस्टिस खन्ना को एज अ 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट पोजीशन क्या है जस्टिस संजीव खन्ना की? तो वो सेकेंड मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़, उसके बाद जगह लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। याद रखेगा 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस संजीव खन्ना।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जुडिशियल हाईएस्ट जुडिशियल और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया की, ये तो आपको पता होगा। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। इसमें अभी तक मैक्सिमम 33 जज रहे हैं, 33 जजेस हैं। स्टार्ट जब हुए थे, जब 1950 में बना था, तब सिर्फ 7 जज हुआ करते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 33 जज कर दिया गया है। पावर्स इनकी ओरिजिनल है, एपिलेट है और एडवाइजरी है। मतलब ओरिजिनल पावर्स भी हैं, अपील के द्वारा भी इनकी पावर्स होती हैं और एडवाइजरी पावर्स भी इनके पास होती हैं। बाइंडिंग डिसीजन है, जो भी डिसीजन लेती है ये बाइंडिंग है ऑन ऑल इंडियन कोर्ट्स एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। आर्टिकल 152 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, ठीक है, और जो कि बाइंडिंग भी है प्रेसिडेंट पे या सरकारों पे, ठीक है। आर्टिकल 142 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्याय दे दिया या कोई भी आदेश दे दिया तो उसको पालन करना जरूरी हो जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीवियस अथॉरिटी, तो इससे पहले जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रीवी काउंसिल थी एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी वो जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रीवी काउंसिल थी, जिसको हटा के सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बन गया 28 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो याद रखिएगा ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, 28 जनवरी 1950। ओरिजिनली देखा जाए तो चीफ जस्टिस के साथ 7 और जजेस होते थे। इसके बाद पार्लियामेंट ने इनकी पावर और नंबर दोनों ही बढ़ा दिए। एम्बलम में, इनके सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम में आप देखेंगे तो लायन कैपिटल है, अशोक की जो लायन कैपिटल है, सारनाथ का लायन कैपिटल है, विद अ टॉप मोस्ट व्हील फीचरिंग 32 स्पोक्स। 32 स्पोक्स होते हैं क्या? वैसे तो 24 होते हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। आर्टिकल 124 ये बताता है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा। आर्टिकल 129 क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट को डेजिग्नेट करता है एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 टू 134 एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 135 कन्फर्स फेडरल कोर्ट पावर टू सुप्रीम कोर्ट। जो पुरानी फेडरल कोर्ट थी वो सारी पावर अब सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई हैं। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव प्रोवाइड करता है, स्पेशल लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 138 डील्स विद एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, ये लिखा है आर्टिकल 138 में। आर्टिकल 139 में रिट्स के बारे में है, टू इशू सर्टेन रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 140 में एंसिलरी पावर्स के बात की गई है और आर्टिकल 141 में लॉ मेकिंग पावर टू सुप्रीम कोर्ट दी गई है, ठीक है। और 142 तो हमने देखा ही, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, उनको ऑनरेट डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है अल्जीरिया में। हमने देखा था वो 3 देशों की यात्रा पे हैं, उनमें से एक देश था अल्जीरिया। कहाँ कहाँ पे? अल्जीरिया में, मॉरिटानिया में और माली में। ये हमने देखा था अपने पुराने प्रीवियस करंट अफेयर सेक्शन में, हमने ये देखा था। तो अल्जीरिया में इनको ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? सीदी अब्देल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरियस। इनको इन्होंने सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ऑनररी डॉक्टरेट से। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्जीरिया के बारे में, ठीक है। ये पूरा जो मैप दिख रहा है आपको, ये पूरा अल्जीरिया का मैप है, ठीक है। नॉर्थ में शुरू करते हैं तो नॉर्दर्न मोस्ट जो है अल्जीरिया बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। ये आपको नॉर्थ वेस्ट एकदम नॉर्थ में दिख रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर करता है पूरा ये अल्जीरिया। ये अल्जीरिया की बाउंड्री है, ठीक है। ये रेड रेड जो दिखा रहा है आपको, ये अल्जीरिया की बाउंड्री है। और यहीं पे अल्जीरिया की कैपिटल भी है, ठीक है। यहीं पे अल्जीरिया की कैपिटल आपको अल्जीयर्स दिख जाएगी, ठीक है। ये अल्जीयर्स दिख जाएगी। अब हम लोग अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो नॉर्थ ईस्ट में है ट्यूनीशिया से बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया। फिर ईस्ट में है लिबिया, ये आपको लिबिया दिख रहा होगा प्रॉपर एकदम ईस्ट में। साउथ ईस्ट में है नाइजर, साउथ वेस्ट में है माली, वेस्ट में है वेस्टर्न सहारा और नॉर्थ वेस्ट में है मोरक्को, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में है मोरक्को और नॉर्थ में तो इमीडिएट नॉर्थ में हमने देखा क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से और वेस्टर्न सहारा से, मोरक्को से, ठीक है। तो ये हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली। इनकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है बिटवीन मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। ये मोरक्को है और ये ट्यूनीशिया है, इनके बीच में अल्जीरिया है, ठीक है। ये लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, याद रखिएगा, ठीक है। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो अल्जीरिया है। इनके जो अल्जीरिया है यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है और सहारा डेजर्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे आता है।
और ये इंटीग्रल पार्ट है मागरेब रीजन का ये इंटीग्रल पार्ट है। नेबरिंग कंट्रीज हमने देखी, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, ट्यूनीशिया है और वेस्टर्न सहारा है। तो आपको ये बात तो याद रखनी है कि अल्जीरिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ मॉरिटाइम बाउंड्रीज भी देखनी है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है वो है एटलस माउंटेन्स। कई बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एटलस माउंटेन्स कहाँ पे स्थित हैं। और जो अल्जीरिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ताहत, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। ठीक है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। माउंट ताहत के नॉर्थ में है हॉगर माउंटेन्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है हॉगर माउंटेन्स। ठीक है, एटलस माउंटेन्स हो गया, हॉगर माउंटेन्स हो गया और सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट ताहत हो गया जो कि एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो ये बात याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है अल्जीरिया से। ठीक है, बात कर देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो द टेल है यहाँ पे, द टेल क्या है, ये फर्टाइल हार्टलैंड है जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन और बड़ी बड़ी सिटीज़ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये टेल है, ये बीच का हिस्सा, और ये थोड़ा सा नॉर्थ का हिस्सा, इसको टेल नाम से जाना जाता है। ठीक है, द टेल एटलस इंक्लूडिंग जेबेल बाबोर इज डोमिनेंट नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रीजन। ठीक है, तो ये टेल जो है ये एटलस माउंटेन के साथ एक प्रॉपर हाई प्लेट्यू बनाता है। ठीक है, फॉर्म करता है। सहारा एटलस इंक्लूड्स कौसार, अमोर एंड आउल नेल मैसिव्स, रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड इंक्लूड्स गुड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। साथ ही साथ कुछ वाटर कोर्सेज हैं, ये भी आप याद मत रखिएगा। एक्सट्रीम एलिवेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे शो मेलहरीन का। ठीक है, शोट मेलहरीन का यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमने आपको बताया माउंट ताहत है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड, अल्जीरिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जाएगी तो आप इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, बस आपको या तो ये पूछेगा कि अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, तो अल्जीरिया से आपको पता होना चाहिए। अल्जीरिया में माउंटेन्स कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, एक तो एटलस माउंटेन्स है और एक हॉगर माउंटेन्स है। और सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है अल्जीरिया का, तो माउंट ताहत है, ये हमने देखा। और बाउंड्री किससे किससे शेयर करते हैं ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया, ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से, मॉरिटानिया से, वेस्टर्न सहारा से और मोरक्को से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अल्जीरिया का फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन है ये पूरी कंप्लीट होती है। एनएसजी सेलिब्रेट कर रहा है अपना 40th रेजिंग डे। एनएसजी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो आपसे पूछा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है, तो 40th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा। इसकी थीम क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। ये एनएसजी का मोटो है, ये बात याद रखिएगा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो डेट क्या थी, 16 अक्टूबर 2024 को रेज किया गया था, 40th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्टैब्लिश की गई थी 16 अक्टूबर 1984 को आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जर्नैल सिंह भिंद्रवाला ने गोल्डन टेम्पल को बना दिया था, एक फोर्ट की तरह बना दिया था, वहाँ पे काफ़ी आर्म्स आ गए थे और इन्होंने काफ़ी शूटिंग करना शुरू कर दिया था आम जनता पे, जिसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएटरी एक्शन लिया था। इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री साहिबा थी। ठीक है, तो उसके बाद से एनएसजी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आई है 1986 में। ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में, 16 अक्टूबर 1984 में, पर ऑफिशियल हो गए, ऑफिशियल एग्जिस्टेंस उनका हुआ 22 सितंबर 1986 में। इनका पर्पस क्या है कि जो भी टेररिस्ट थ्रेट्स हैं या जो भी एक्सट्रीम क्राइसिस है उनको हैंडल करना, कॉम्बैट करना। ठीक है, कॉम्बैट करना टेररिस्ट थ्रेट्स को और एक्सट्रीम क्राइसिस को। ठीक है, ये किसके अंदर काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनके अंदर दो यूनिट है इंपॉर्टेंट, स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। ठीक है, स्पेशल एक्शन ग्रुप में कौन आते हैं, तो आर्मी पर्सोनल्स आते हैं जो कि आर्मी से संबंधित होते हैं, डिफेंस पर्सोनल्स होते हैं जो कि हाई रिस्क ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं, जैसे CISF, CRPF, ITBP, ये सारे पर्सोनल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को कॉम्बैट करना, हॉस्टेज को रेस्क्यू करना, बॉम्ब को डिस्पोज करना, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस करना। ठीक है, तो ये इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
इनका मेन नोटेबल ऑपरेशन क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। आप जानते होंगे 2008 में मुंबई में अटैक हुए थे, तो इन्होंने बहुत की रोल प्ले किया था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। इनकी रेपुटेशन है, ये जाने जाते हैं जीरो एरर फोर्स के लिए ड्यू टू प्रिसीजन इन ऑपरेशन। इनका ऑपरेशन जो होता है इतना प्रिसाइज होता है कि कोई भी एरर नहीं होती, जीरो एरर होती है, इसलिए इनको जीरो एरर फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने एनएसजी की सारी बात कर ली। ई माइग्रेट V 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने लॉन्च किया है ई माइग्रेट V 2.0 वेब पोर्टल। इसका पर्पस क्या है, ताकि जो माइग्रेशन है वो सेफ हो और लीगल हो इंडियन सिटीजन के लिए, ताकि आगे चल के कोई समस्या ना हो। तो सेफ और लीगल माइग्रेशन के लिए ई माइग्रेट V 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं BEML की। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसका, इंडिजिनस बुलेट ट्रेन्स का, ठीक है। इंडिजिनस बुलेट ट्रेन्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको गया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है लगभग 866 करोड़। क्लाइंट मतलब किन्होंने दिया है इनको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। तो ये ऐसे पहले होंगे जो डिजाइन करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया की पहली इंडिजिनसली बिल्ट बुलेट ट्रेन्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, इंडिजिनसली बुलेट ट्रेन्स कौन बनाएगा, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बनाएगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन सेंटर की। तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन सेंटर खोला गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम में क्या किया गया है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक्सटेंशन सेंटर खोला गया है। श्री जयंत चौधरी साहब हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने ये यहाँ पे उद्घाटन किया था, इनॉग्रेट किया था। फिर बात करते हैं केरला की। तो केरला की असेंबली ने पास किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं पास किया, इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैंसिल आउट करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये केरला की असेंबली है जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको निरस्त कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। तो केरला असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है अर्जिंग विड्रॉल ऑफ वक्फ बिल 2024, ठीक है। तो यूनानिमसली पास रेजोल्यूशन अर्जिंग विड्रॉल ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, तो ये बात आपको याद रखनी है।